दोस्तों, ईडी और सरकार यानी मोदी सरकार, इन दोनों के काम करने के तरीके को देखकर कोई भी चौंक जाएगा, किसी की भी आंख खुल जाएगी। मिसाल के तौर पर पिछले महीने, एक महीने का अगर आप ब्यौरा देखें तो जहां दो बड़े टारगेट अदालत ने रिहा किए, अदालत ने छोड़ दिए, तो 3 नए टारगेट पर काम शुरू हो गया। यानी 2 छोड़े गए और 3 पर काम शुरू हो गया। और जो सवाल है वो बहुत लाजमी है, क्या देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, 2 बड़ी जांच एजेंसियां, बिगेस्ट ऑफ द कंट्री, ईडी और सीबीआई का जो इस्तेमाल है, पॉलिटिकल यूज है, वो सिर्फ अपोजिशन को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है। और क्या 95% मामलों में, 95% मामलों में अपोजिशन लीडर्स, उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है। और पिछले आप कह सकते हैं 8-9 बरसों से यही काम हो रहा है, 2014 के बाद से। और क्या हम ये कह सकते हैं कि ईडी और सरकार यानी ईडी और बीजेपी, ये बीजेपी गवर्नमेंट, एनडीए की गवर्नमेंट एक टीम की तरह काम करती हैं, जहां ईडी सरकार की एक ब्रांच बन गई है। अब दोस्तों, राहुल गांधी, जी हाँ, नेता विपक्ष, लीडर ऑफ अपोजिशन, ने इस तरह के सवाल ईडी को लेकर, सीबीआई को लेकर जब सदन में उठाए या सदन के बाहर उठाए, और उन्होंने साफ तौर पर इल्ज़ाम लगाया कि ईडी जो है वो मोदी जी और अमित शाह, इनके पार्टनर के तौर पर काम कर रही है, वो एक बीजेपी की शाखा बन चुकी। जब इस तरह के इल्ज़ाम लगाए तो राहुल गांधी की शामत आ गई, राहुल गांधी खुद टारगेट पर आ गए। लेकिन सच्चाई है कि राहुल गांधी की हर बात में कहीं ना कहीं दम था, उनकी बातों में सच था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने जब मनीष सिसोदिया को जमानत दी, खुलकर खिंचाई करी उन्होंने ईडी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 17 महीने से दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर को, 17 मंथ्स, 17 महीने से आपने डिप्टी चीफ मिनिस्टर को जेल में रखा है, तिहाड़ में डाल रखा है, और एक भी सबूत आप इन 17 महीनों में जुटा नहीं पाए। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि ईडी जो है वो मनीष सिसोदिया जैसे लोगों के साथ सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है। जी हाँ, सांप सीढ़ी का खेल खेल रही है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी। कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट। अब दोस्तों, इससे पहले कि मैं बड़ी खबर पे आऊँ, और आज एक्सपर्ट्स भी बड़े ज़बरदस्त हैं, वो बहुत कुछ खुलासा भी करेंगे ईडी को लेकर, सरकार को लेकर, मोदी शाह की पॉलिसीज़ को लेकर, लेकिन मैं आपसे चंद मिनट चाहता हूँ, चंद मिनट, 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट मुझे दीजिए। कुछ आंकड़े, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखना चाहता हूँ, सो दैट ये जो पिक्चर है जो आपको दिखाई नहीं जाती ना टीवी पर ना अखबारों में, वो पिक्चर थोड़ी क्लियर हो कि देश चल कैसे रहा है, पर्दे के पीछे हो क्या रहा है, सरकारी एजेंसियां जो हमारे आपके टैक्स से चलती हैं आज की तारीख में क्या कर रही हैं। मिसाल के तौर पर 3 केस लीजिए 2 मिनट के अंदर। पहली तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है अनिल देशमुख, बहुत नामी गिरामी नेता, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर, शरद पवार के बड़े खास होम मिनिस्टर रहे उद्धव ठाकरे सरकार में। इन पर 100 करोड़ रुपए के इल्जाम लगे, तोहमतें लगी, चार्जेस लगे कि 100 करोड़ रुपए का घपला किया है। जब जांच करी ईडी ने, सीबीआई ने, सच्चाई है 100 छोड़िए, 90 छोड़िए, 80 छोड़िए, 1 करोड़ रुपया भी बरामद नहीं हुआ। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाई कोर्ट कह रहा है, 1 करोड़ भी ईडी ने बरामद नहीं किया। इल्जाम थे 100 करोड़ रुपए के। एक और मामला देखिए, 100 करोड़ का ही, मनीष सिसोदिया का। मनीष सिसोदिया का जो मामला है, या केजरीवाल का भी मान लीजिए, या संजय सिंह का भी मान लीजिए, ये जो लिकर स्कैम है, इसमें भी 100 करोड़ रुपए के इल्जाम लगे। 17-18 महीने से जांच मनीष सिसोदिया पर हुई, 100 करोड़ में 1 करोड़ छोड़िए, 100 रुपए भी अब तक बरामद नहीं हुए। और इसीलिए आज सुप्रीम कोर्ट नाराज था कि आपकी रिकवरी क्या है, आपने कौन सा मटेरियल एविडेंस अब तक जुटाया है। बात 100 करोड़ की कर रहे हैं और सामने आपके पास जो रिकवरी है 1 करोड़ की नहीं है। एक और फोटो देखिए, हेमंत सोरेन इस वक्त के चीफ मिनिस्टर हैं झारखंड के, पहले भी चीफ मिनिस्टर थे, और चीफ मिनिस्टर रहते हुए इनको जेल भेजा गया था क्योंकि मोदी जी चाहते थे, अमित शाह चाहते थे कि हेमंत सोरेन कांग्रेस का साथ छोड़ें, बीजेपी के साथ आएं, सरकार बनाएं बीजेपी के साथ, और आधा टाइम वो मुख्यमंत्री रहे और आधा टाइम बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री रहे।
डील ये थी। हेमंत सोरेन ने जब मना किया, एक के बाद एक उन पर केसेस बनाए गए और जिस केस में उनको जेल भेजा गया वो एक आर्मी लैंड की डील थी, प्रॉपर्टी की डील थी। और अदालत ने कहा कि हेमंत सोरेन पर कोई केस नहीं बनता है, इट्स अ फेक केस, ये केस मेरिट पे नहीं है क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और ये कह के अदालत ने उन्हें रिहा किया, अदालत ने उन्हें जमानत दी। एक और आंकड़ा देखिए, यह आंकड़ा इंडियन एक्सप्रेस का, मेरा नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने 2014 से 2022 तक गिनती करी कि कितने केसेस जो हैं पॉलिटिकल केसेस रजिस्टर हुए लीडर्स के खिलाफ। कुल मिलाकर 121 पॉलिटिकल लीडर्स जो थे वो ईडी के रडार पे थे, 121। अब इंडियन एक्सप्रेस कहता है कि 121 में, इन 121 में 115 नेता विपक्ष के थे। यानी 121 में 115 नेता जिनको टारगेट किया वो अपोजिशन के लीडर्स थे और कहीं ना कहीं मकसद जो था उनको बीजेपी में शामिल करने का था या फिर सरकार गिराने का था या फिर सरकार नहीं बनाने का था। मोटिव्स ये थे। कुल मिलाकर अगर आप परसेंटेज निकालेंगे तो 95% केसेस, 95% केसेस जो मैंने शुरू में कहा अपोजिशन लीडर्स पर थे, ईडी के। और जो मैंने आपसे शुरू में कहा था दोस्तों कि 2 लोगों को अगर छोड़ा गया तो 3 लोगों पे काम शुरू हो गया। अगर हेमंत सोरेन और मनीष सिसोदिया महीने भर में अगर अदालत ने उन्हें रिहा किया, छोड़ दिया, जमानत दे दी, बेल आउट कर दिया, तो 3 नए टारगेट्स पर काम शुरू हो गया। और ये टारगेट है बड़े इंटरेस्टिंग है, पॉलिटिकल मोटिव्स हैं। एक तो राहुल गांधी को इसलिए ईडी के शिकंजे में कसा जा रहा है, जैसा कि राहुल गांधी ने खुद अपने ट्वीट में कहा है। उसका कारण ये है कि महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में चुनाव होना है विधानसभा का, और राहुल गांधी इत्तेफाक से उनकी जो इंडिया अलायंस है जिसको वो लीड कर रहे हैं वो बीजेपी में महाराष्ट्र पर भी हावी है, हरियाणा में भी हावी है और झारखंड में भी हावी है। यानी तीनों स्टेट्स में जो क्रूशल इलेक्शंस होने असेंबली के, बीजेपी की दाल पतली है। तो राहुल गांधी को डिस्टर्ब करने के लिए, स्टार लीडर और कैंपेनर को डिस्टर्ब करने के लिए आने वाले 2-3 महीनों में राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है। और राहुल गांधी ने खुद कहा कि मुझे अंदर से खबर मिली है कि मेरे यहाँ जल्द छापे पड़ने जा रहे हैं। टारगेट नंबर 2, मिस्टर तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव को दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ही डिस्टर्ब कर दिया गया था, वरना हो सकता है बेटर परफॉर्मेंस वो बिहार में देते हैं। उन पर फिर से शिकंजा कसा जा रहा है। उनके जो केस हैं चल रहे हैं, उनके जो विटनेसेस हैं, जो गवाह हैं या जो आरोपी हैं, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। मकसद ये है कि बिहार में जो चुनाव होना है उसमें तेजस्वी सामने खड़े हैं, एनडीए के सामने, यानी इंडिया अलायंस को तेजस्वी लीड कर रहे हैं बिहार में, इसलिए तेजस्वी की गर्दन पर फंदा कसा जा रहा है। एक और टारगेट कही मैंने, 3 प्रोमिनेंट आपको बताया। अभिषेक बनर्जी। अब ममता बनर्जी ने जिस तरह से नीति आयोग की मीटिंग में भरे महफिल, सरे महफिल मोदी साहब को रुस्वा कर दिया, बदनाम कर दिया, अपमानित कर दिया और महफिल छोड़ दी। मोदी जी की आंखों के सामने भरी महफिल जिस तरह से ममता ने छोड़ी और गुस्से में चली गई। और इससे पहले भी उन्होंने कई इल्जाम लगाए मोदी पर, और उनके जो भतीजे हैं अभिषेक बनर्जी, वो भी लगातार, चाहे वो लोकसभा में बोल रहे हो चाहे लोकसभा के बाहर बोल रहे हो, लगातार अमित शाह और मोदी पर टारगेट। इसलिए अभिषेक बनर्जी की फाइलें फिर से खोली जा रही हैं, सबूत जुटाने की कोशिश हो रही है। हालांकि सच ये है जो हमारी अदालतें कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पॉलिटिकल केसेस में ईडी सबूत जुटा नहीं पाती, ऐसा लगता है कि केस मेरिट पर ही नहीं। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई ईडी की जो पार्टनरशिप है गुजरात लॉबी के साथ अभी भी जारी है, नायडू और नीतीश के होते हुए भी जारी है? क्या इस वक्त भी ऑपरेशन लोटस चल रहा है? हिमाचल में चल रहा है, मैंने एक पहले वीडियो बनाया था किस तरह से हिमाचल की सरकार में ऑपरेशन लोटस चल रहा है। हरियाणा में भी कुछ विधायकों को लपेटा जा रहा है। तो क्या ऑपरेशन लोटस जारी है? ईडी का जो शिकंजा है वो कसा जा रहा है? और क्या वाकई
जैसा कि राहुल गांधी कहते हैं कि ईडी जो है वो बीजेपी की एक शाखा है, ब्रांच है। आज दो खास मेहमान हैं और एक तो बहुत ही खास हैं, अशोक अरोड़ा साहब हैं। अब अशोक अरोड़ा साहब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर, राम जेठमलानी जैसे बड़े क्रिमिनल लॉयर के साथ इन्होंने शागिर्दी की, 50 साल का एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात, चंद्रचूड़ इनके जूनियर हैं, ऐसा इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा, इनका कहना है कि चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस इनके जूनियर हैं। कपिल सिब्बल हों, हरीश साल्वे और भी कई बड़े नामी गिरामी वकीलों के साथ अरोड़ा साहब ने काम किया है, प्रैक्टिस की है। इस वक्त न्यूयॉर्क में मैंने रिक्वेस्ट करी कि आप न्यूयॉर्क से सीधे जुड़िए और आज वो आए हैं हमारे साथ। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा होंगे, वो भी तकरीबन 20-25 साल से ईडी को कवर करते रहे दिल्ली में, क्योंकि वो हमेशा रहे बड़े बड़े अखबारों में। तो लखेड़ा साहब होंगे और अशोक अरोड़ा होंगे, सीनियर लॉयर। दोनों को सुनिए, बेबाक बातचीत है, आपको एक तस्वीर देखने को मिलेगी कि ईडी है क्या, काम कैसे करती है, टारगेट कैसे चुनती है। लखेड़ा साहब, क्योंकि आप दिल्ली के वरिष्ठतम पत्रकारों में आपकी गिनती होती है, मैं आपसे एक सवाल ये पूछ रहा हूं कि आपकी जो जांच पड़ताल है, चाहे वो केजरीवाल का मामला हो, हेमंत सोरेन का मामला हो, संजय सिंह का मामला हो, मनीष सिसोदिया का मामला हो, बाकी और भी बहुत से नेता हैं, सबके नाम हम गिना नहीं सकते, जिनको भी जेल भेजा ईडी ने, सीबीआई ने, आपको लगता है कि ज्यादातर मामले जो थे फर्जी थे, ज्यादातर मामले जो थे पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, कोई ना कोई मोदी और शाह का मकसद था? देखिए, मैं किसी ने अगर अपराध किया है, बहुत सिंपल सी बात है, अरोड़ा साहब बैठे हुए हैं, हम लोग 30 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मैं ये मानता हूं अगर किसी ने अपराध किया है तो उसकी एक ट्रायल होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट अनबायस्ड ट्रायल होनी चाहिए। बायस्ड ट्रायल जैसे ही बायस्ड आप करेंगे तो नेचुरल जस्टिस का जो अधिकार है, नागरिकों का अधिकार है नेचुरल जस्टिस का, उसका हनन होता है। आप मुकदमा चलाइए, सजा दिलाइए, एविडेंस लाइए, लेकिन आप ये कौन सा तरीका, क्यों आपने इसमें अमेंडमेंट किया कि जब तक ईडी सीबीआई चाहेगी तब तक आप जेल में बंद रखेंगे? मैंने पहली बार देखा, मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट की सारी स्टोरीज थाने चौकी की कर रखी है अपनी लाइफ में। मैंने पहली बार देखा कि ईडी और सीबीआई जज को धमका रही है, जजों को धमका रही है कि ये आप नहीं कर सकते, आपके अधिकार में नहीं है। अदालतों को कह रही है, चैलेंज कर रही है। ये इतनी शर्मनाक स्थिति कि सरकार इस देश में, कोई सिस्टम काम कर रहा है इस देश में तो यह है कि आप निकल जाओ अगर कोई आपके खिलाफ है, कोई आपके खिलाफ है, आपके जी ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों कर रहे हैं? क्यों संजय सिंह को या क्यों केजरीवाल को जेल भेज दिया, क्यों मनीष सिसोदिया को जेल भेज दिया, हेमंत सोरेन को जेल क्यों भेज दिया? फिर कोई तो मकसद तो होगा अमित शाह मोदी का। ब्लैक, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ आओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ, हमारे चुप हो जाओ, जैसे मायावती को चुप कर दिया उत्तर प्रदेश में, या तो चुप बैठो या हमारे साथ आ जाओ। तो ये हालत हो गई है। पॉलिटिकल ट्विस्टिंग करना, पॉलिटिकल हाथ मरोड़ना, इस तरह से करना, जांच एजेंसियों का इस्तेमाल। जो पुराने ऑफिसर है, मैं आपको बता दूं, अगर लिस्ट निकलेगी जब सरकार जाएगी, सीबीआई ईबीआई के रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनको पेरोल पर रखा हुआ इन लोगों ने, और उनसे किसके खिलाफ षड्यंत्र करना है, सारे षड्यंत्र करना, जांच करवाना। और फिर बड़ी बात आप कह रहे हैं, बड़ी बात आप कह रहे हैं। देखिए, फिर कभी मौका मिला मैं आपसे पूछूंगा। आप कह रहे हैं कि ईडी और सीबीआई के जो रिटायर्ड ऑफिसर है, पुराने ऑफिसर हैं, उनको जो है पेरोल पे रखा हुआ है और उनसे इस तरह की साजिशें कराई जा रही। खैर, एक बड़ा आरोप है ये। अशोक अरोड़ा साहब, आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं और पिछले 40-45 वर्षों से आप बहुत से क्रिमिनल केसेस लड़ते रहे हैं। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ आपसे जूनियर हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा था कि क्या ईडी को जिस तरह से ये केसेस दिए जा रहे हैं, जिसमें सबूत नहीं जुटाए जा रहे, जबरदस्ती किसी को पकड़कर, चाहे वो मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसको जेल में रखा जा रहा है साल भर, 1.5 साल, आपको लगता है कि ये एक तरह का अपराध है और ईडी की खिलाफ भी जांच होनी चाहिए? अफसोस की बात यह है कि देश में इतने मुकदमे हैं कि कोई मानहानि का दावा करता नहीं है। अगर यहाँ पर यह केस हो किसी डेवलप्ड नेशन में, तो या अमेरिका में केस हो जाए, मिलियंस ऑफ डॉलर, मे बी बिलियन। अब 500 दिन अंदर रखा है, मे बी $1 बिलियन द कोर्ट वुड ग्रांट, मिलियंस ऑफ डॉलर। तभी तो मैं कोर्ट को कह रहा हूं कि कोर्ट को कहां ब्लेम करना है। ये कोर्ट सवाल क्यों नहीं पूछती है? जब रूल ऑफ लॉ की हम बात करते हैं, एक सिंपल भाषा में कहें, सबके लिए कानून बराबर है, ये बच्चे को भी पता है।
तो ये जज को, चीफ जस्टिस को, मेरे छोटे भाई बहन है, मैं जरा इनसे बात बिल्कुल आज एक प्यार से भी कर रहा हूँ और शिकायत से भी कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं पूछते हैं जज से, जो भी जब राजू जब पेश होता है, जब चाटुकार वकील पेश होते हैं, कि राजू जी ये बताइए, जिसके लिए आपका प्रधानमंत्री कह रहा था चक्की पी सिंह 70,000 करोड़, पहले वो केस लाइए, फिर 50,000 करोड़ का केस लाइए, फिर लाइए 300 करोड़ का। पहले 8,000 करोड़ जो 5 जजों की बेंच ने कहा कि बीजेपी ने जो 8,000 करोड़ लिया है वो एक रिश्वत है, एक्चुअली रिश्वत है, इलेक्टोरल बॉन्ड, 8,000 करोड़ का बेल केस लाइए, फिर 300 का लाइए। तो ये जज सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? ये जज को पूछना चाहिए कि पहले 70,000 वाला लाओ, फिर 50,000 वाला लाओ, फिर नहीं चलिए एक मिनट, आप मान लीजिए आप जज हैं, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप जज हैं, आपकी अदालत में केस आता है, जैसे मैंने अनिल देशमुख का केस कहा, 100 करोड़ रुपए का इल्जाम है और 1 करोड़ बरामद नहीं है। अगर आप जज होंगे तो आप क्या इसमें फैसला करेंगे और आप एजेंसी का क्या करेंगे? मैं बोलूंगा कि आईओ को बुलाइए, इनको मिठाई का डिब्बा लेके इनकी बहन से, माँ से, वाइफ से माफी मांगे और सबसे पहले वो 70,000 करोड़ जो सबसे सीरियस केस है पहले वो लाइए। इसको मैं घर भेज रहा हूँ विदाउट बेल भेज रहा हूं मैं। आप कोई रूल ऑफ लॉ करी दादागिरी, आई मीन हिटलर, दे मस्ट हैव, आई मीन एक्चुअली दे हैव पुट हिटलर टू शेम। मैं जरा आ रहा हूं आपसे, लखेड़ा साहब ये पूछूंगा, आपको लगता है कि संजय सिंह रिहा हो गए, आपको लगता है कि मनीष सिसोदिया भी अब रिहा हो गए, केजरीवाल भी रिहा हो जाएंगे जिस तरह का केस है, क्या इन लोगों को जेल में डालकर, केजरीवाल को जेल में डालकर, संजय सिंह को जेल में डालकर, मनीष सिसोदिया को जेल में डालकर, सत्येंद्र सिंह को जेल में डालकर, क्या बीजेपी ने लोकसभा के चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ा खेल किया? पॉलिटिकल मोटिवेशन क्या लगता है आपको? देखिए, मैं सिंपल सी कहानी बता रहा हूं कि ये जुडिशरी को सब पता है कि ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल था। गलत अगर किसी ने किया है उसकी सजा के लिए ईडी को अगर आपने अधिकार देने की भी जरूरत नहीं है। हमारे देश के जो आईपीसी है उसमें भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन प्रोविजंस ऑलरेडी बड़े सीरियस चीजें हैं। अगर कोई आय से अधिक संपत्ति इकट्ठी करता है और उसके पास आपके प्रूफ हैं तो वो सारी प्रोविजंस हैं उसको ट्रायल करने के। लेकिन आपने ये जो सामान जोड़ा है कि राजनीतिक विरोधी जो आपके नक्शे कदम पर न चलें, आपके कहने पर तालियां ना बजाएं, आपके साथ ना आए, आपके गलत कामों का विरोध करें और गलत कामों पर चुप रहें। और आपके जो उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी एंड कंपनी, राहुल गांधी ने पिछले जो 17वीं लोकसभा के आखिरी दौर में जो मुद्दे उठाए अडानी के खिलाफ हाउस में, क्या हुआ उनका? आप नाराज हो गए, इस देश में आप नाराज हो गए, अरे अडानी के खिलाफ कैसे? स्पीकर तो आप दोनों सदनों के जो सभापति महोदय हैं लोकसभा के, आप देखिए ना किस तरह से उनकी भाव भंगिमा, उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है एकदम बदल जाती है। अरे बाबा, हमारे तो ऐसा लगता है जैसे इनके पार्टनर है उनके साथ में। तो जब कॉर्पोरेट्स और क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और सत्ता जो आज शासन में है, इनका गठबंधन हो जाए, इनका गठजोड़ हो जाए, ये मिलकर के काम करने लग जाए, ये पार्टनर बन जाए, तो इस देश में चाहे वो ह्यूमन राइट हो, चाहे वो नागरिक अधिकार हो, चाहे लोगों को जल्दी सस्ता न्याय देने की बात हो, चाहे नेचुरल जस्टिस की बात हो, इन चीजों का कोई महत्व नहीं हो जाता। और जब तक और मैं आपको बता रहा हूं जुडिशरी के मामले में, जुडिशरी को सब पता है कि ये झूठ है, ये पॉलिटिकल हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डर का माहौल जुडिशरी में टॉप लेवल पर बता रहा हूं मैं, जुडिशरी में टॉप लेवल पर, सुप्रीम कोर्ट लेवल पर और हाई कोर्ट लेवल पर, छोटी मोटी अदालतों को तो आप छोड़ दीजिए, पटियाला हाउस टाइप की और गाजियाबाद या हापुड़ की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को, सारी जुडिशरी में डर का माहौल इन्होंने पैदा किया। डर का माहौल। आप लखेड़ा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो निचली अदालतें हैं, सेशन कोर्ट है और मजिस्ट्रेट का कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, इनमें डर का माहौल है और जज डरते हैं बेल देते हुए, ऐसा कोई फैसला नहीं देते जो सरकार के मुखालिफ चला जाए, तो एक डर है, ये आपका एक कहना है। अरोड़ा साहब,
चलिए मान लिया कि सरकारें गिराई जा रही थी, चाहे महाराष्ट्र में सरकार गिराई जा रही हो, या उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना उसको तोड़ा जा रहा हो ईडी की मदद से, या शरद पवार की पार्टी तोड़ी जा रही हो, या हमने देखा पिछली बार कर्नाटक में कांग्रेस की और वहां पर जनता दल जेडीएस की सरकार गिरा दी गई, या फिर हमने देखा कमलनाथ की सरकार थी मध्य प्रदेश में, वहां भी जो है जिस तरह से खेल किया गया एजेंसियों का, तो वहां भी सरकार चली गई और शिवराज सिंह की चौहान की सरकार आ गई। सरकारें तोड़ने का, गिराने का, उनको कंप्रोमाइज करने के लिए बहुत से केस हुए। और इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट लिखी थी, इंडियन एक्सप्रेस हमारा प्रोमिनेंट अखबार है, इसने एक रिपोर्ट लिखी कि तकरीबन 95% केसेस, 95% केसेस जो ईडी ने दर्ज किए पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे और अपोजिशन के अगेंस्ट थे, विपक्षी नेताओं के अगेंस्ट थे। क्या आपको लगता है कि ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट को कोई कमेटी बनानी चाहिए कि भैया ईडी ने जो केस दर्ज किए हैं अपोजिशन लीडर के खिलाफ, इनको देखें कितने मेरिट पर हैं, कितनों में पैसा बरामद हुआ है, कितनों में पर्याप्त साक्ष्य है? क्योंकि हम तो ये जानते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो जल्दी थानेदार एफआईआर नहीं लिखता, पहले वो सबूत मांगता है। अगर किसी के घर में चोरी हो जाए तो एफआईआर नहीं होती साहब, और यहां पर बिना सबूत के 100 करोड़ 300 करोड़ के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना चाहिए और लिस्ट मांगनी चाहिए ईडी से पॉलिटिकल मुकदमों की, उसकी जांच होनी चाहिए? मैं तो, क्योंकि उमाकांत जी मेरे प्रेस क्लब के प्रधान भी हैं और बड़े भाई भी हैं, इनकी बात को लायक वकील होता है, वो कहता है जी आई फुली एग्री और बात खत्म कर देता है। इन्होंने बिल्कुल सच बात करी है। ये बड़ी एक शर्मनाक स्थिति है। उमाकांत जी ने, इनको जजों को क्या लगता है आपको पता नहीं है? सब पता है, सब पता है। बच्चे थोड़ी हैं वो, उनको पता है। और उनकी बात को मैं थोड़ा सा और स्टैंप लगाता हूं और थोड़ा और स्ट्रांगली कहता हूं। इन्होंने कहा जज डरे हुए हैं। मैं कहता हूं नहीं, ऐसी बात नहीं है उमाकांत जी, सारे जज नहीं डरे हुए, सिर्फ 99% जज डरे हुए हैं। 99% इंक्लूडिंग सुप्रीम कोर्ट। ये सारे कमेटी क्या होती है? कमेटी तो बन के 10-10 साल पड़ी सामने। इट इज रिट लार्ज, एज गुड एज मैथमेटिक्स। आप 10 केस बुला लीजिए। जिस दिन मनीष की बेल लगी थी उसी दिन कह देते ये बाकी जरा 7 केस चक्की पीसिंग का ले आओ, एक उसका अनिल देशमुख का ले आओ, अजीत पवार का ले आओ केस 70,000 करोड़ का, ये 10 केस हमें लाके दो बस। पहले उसी टाइम सरकार गिर जाती, उसी टाइम सरकार गिर जाती। और ये एक दे आर फेलिंग। तभी मैंने कहा, मैंने तारीफ से शुरू की, लेकिन अब मैं शिकायत बार बार करूंगा कि उनको पता भी चले, वो खफा भी ना हो। इतनी एहतियात से कोई दिल की बात कैसे करे? इनको कैसे खफा इनको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये बात की बात है। ये क्यों नहीं बुला के पूछ रहे? क्योंकि दीपक जी एक और बात, मैं बड़ी आपको एक सख्त बात कह रहा हूं। आम आदमी की ड्यूटी है टू ओबे द कॉन्स्टिट्यूशन, टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी आपकी ये ड्यूटी है। जजेस की पता क्या ड्यूटी है? टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जज की ड्यूटी है कि देखें, संविधान की रक्षा करें। पार्लियामेंट में स्पीकर रोज क्या करते हैं बताइए? उसने ठीक कही राहुल ने बात, जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो ऐसे नीचे झुक जाते हैं और उसको ऐसे करते हैं। आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जब वो बोलता है एक अकेला सब पे भारी, तब नहीं पूछते ये कौन से, ये क्या बात कर रहे हो आप? एक अकेला सब पे भारी कहाँ की डिबेट है? तब रोकते ही नहीं, तब हंसते हैं बिरला भी और धनकर भी। जो पार्लियामेंट में जज बैठे हैं वही भ्रष्ट है। मैं ये कह रहा हूं, पार्लियामेंट में जज डरे हुए हैं। 2 जज हैं पार्लियामेंट में, धनकर और बिरला, दोनों डरे हुए हैं, बिल्कुल चाटुकार हो गए हैं। वो हंसते हैं जब वो मोदी और वो बोलते हैं, हंसते हैं। एक आप पूछते हो 400 पार की कहां से आ गई? ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हो? पार्लियामेंट में अब की बार 400 पार सेंसर क्यों नहीं किया उसको? और यहां कोई पूछ लेता है कि वो क्या हुआ जी, जो डिमोनेटाइजेशन में क्या हुआ, तो कहते हैं पुरानी बातें मत करो। आप देखिए ना, ये तो पार्लियामेंट में। चलिए मैं मुद्दे पे आता हूँ। ये जो केसेस हैं, ये जो ईडी ने केसेस दर्ज किए हैं विपक्षी नेताओं के खिलाफ, क्या इनकी जांच होनी चाहिए कि ये केस सही हैं, ये केस फर्जी हैं? आपसे एग्री कर रहा हूं, ये सामने है। जांच क्या, ये तो प्रूफ है सामने, प्रूफ ऑफ। नहीं, चंद्रचूड़ साहब को जो चीफ जस्टिस है उनको क्या कदम लेना चाहिए? आप सजेस्ट करिए। 50 साल हो गए आपको वकालत करते जी। शाम को यही रहना चाहिए कि ये फाइल रखी है मनीष सिसोदिया की या केजरीवाल की, आप मेरे पास देशमुख की
वो हेमंत सोरेन की, अजीत पवार, चक्की पे सिंह सबकी की, फाइल, और उसकी प्रफुल्ल पटेल की, और उसको जिसको राज्यसभा दे दी, इन सबकी पहले फाइलें लाई। हम देखेंगे सबसे पहले सीट। आप ये बताइए दीपक जी, मैं आपसे और अपने जनता से, अपने दोस्तों से पूछता हूँ, आप कौन सा केस रजिस्टर करेंगे पहले, मर्डर केस या पहले किसी ने जो बदतमीजी की है? मर्डर केस। तो मर्डर केस जो 70,000 को वो है चक्की करोड़ का ला नहीं रहे मेरे सामने, तो मैं क्यों नहीं पूछूं? मेरे को कोई कमेटी नहीं चाहिए। इट इज अ स्मार्ट जज। समझ जज वो होता है जिसको आंखों में देख के बता दे कि तू झूठ बोल रहा है, ये जज होता है। किताबें पढ़ने से जज नहीं बन सकता। वो जो अलामा इकबाल ने लिखा है ना, वो इनको पढ़ना चाहिए। डिवाइन जस्टिस तभी होगा। अलामा इकबाल लिखते हैं कि जाहिर की आंख से ना तमाशा करे कोई, है देखना तो दीदाए दिलवा करे कोई, है देखने का शौक तो आंखों को बंद कर, है देखना वही कि ना देखा करे कोई। जाहिर की आंख से नहीं दिखेगा, ये कानून कॉन्स्टिट्यूशन की किताब से नहीं, इस आंख से, दिल की आंख से देखोगे तो सामने रखा है। उसी समझ टाइम गया। सरकार, मैं तो कह रहा हूं एक ऑर्डर से सरकार गिर सकती है। सरकार दादागिरी तभी करती है व्हेन जुडिशरी फेल्ड, आवर जुडिशरी हैज। मैं तो इसीलिए बुरा जो देखन मैं चला, मैं सरकार को नहीं करता, क्योंकि पॉलिटिशियन इज लास्ट रिसोर्ट फर्स्ट काउंट। मैं तो अपनी क्लास को, वकील और जज को कहता हूं कि जब आपके सामने रोज हो रहा है, आप क्यों नहीं एक्शन लेते? क्यों नहीं जी एक्शन? जी। वकील क्यों नहीं बोलते? ये चाटुकार वकील क्यों बन गए हैं? वकील क्यों नहीं बोलते? जज क्यों नहीं बोलते? दैट इज डेमोक्रेसी डिफेंड। और दीपक जी, मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरा किसी जज या किसी वकील से कोई ऐसी रंजिश नहीं है, ना ही ठीक 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 ठीक, समय हो रहा है, मैं यस। ये कह रहा हूं 140 करोड़ इसलिए सफर कर रहा है क्योंकि ये काम नहीं करता। 140 करोड़ जुडिशरी को प्रोएक्टिव होना चाहिए, ये कह रहे हैं कि, और ये जो मामले, नहीं मैं समझ गया, आप कह रहे हैं कि 50 करोड़ का भ्रष्टाचार अगर विपक्ष का है, तो सरकार में बैठे जो लोग हैं, अजीत पवार जैसे जो लोग हैं, जिन पर 70,000 करोड़ के आरोप मोदी जी ने लगाए थे, पहले उसकी फाइल खुलनी चाहिए और चंद्रचूड़ साहब को इस दिशा में काम करना चाहिए। लखेड़ा साहब, लास्ट क्वेश्चन, 1-1.5 मिनट का वक्त है। आपको लगता है कि इस पूरे प्रोसेस में 2014 के बाद जिस तरह से सरकार गिराने के लिए, सरकार बनाने के लिए ईडी का साथ लिया गया, क्या ईडी की क्रेडिबिलिटी, देश की सबसे बड़ी इकोनॉमिक ऑफेंस जांच करने वाली एजेंसी, भ्रष्टाचार निवारण की सबसे बड़ी एजेंसी, काला धन पकड़ने वाली सबसे बड़ी देश की एजेंसी, क्या इसकी साख, इसकी क्रेडिबिलिटी खराब हुई है, उस पर दाग लगे? अरे खराब नहीं हुई है, मिट्टी में मिल गई है इसको। यस, मिट्टी में मिला दी। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को उसकी जो क्रेडिबिलिटी थी, उसकी जो साख थी, उसकी जो गरिमा थी, उसका जो डर था, उसका जो कानून का जो डर था ईडी को लेकर के कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी आ जाएगी। मैं ईडी के दफ्तर गया, यही तो है खान मार्केट में। 15-20 साल पहले वहां किसको पता नहीं था दफ्तर कहां पर है, कोई मतलब नहीं था। वो साइलेंटली काम करते थे। ये तो ईडी तो ये हो गया कि कहां से बोल रहे साहब, ईडी से बोले, ईडी पता नहीं था लोगों को। अब तो बच्चे इन्होंने ऐसा कर दिया उसको पॉलिटिकल टूल के रूप में उसको थाना बना दिया, पुलिस थाना, ब्रांच बना दिया भारतीय जनता पार्टी का। नहीं तो अशोक चौहान क्यों बोलते हैं कि मैडम मुझे माफ करना, मुझे अपना जो शेष बचा हुआ जीवन जेल में नहीं गुजारना। जी, आप कह रहे हैं तो कि बहुत स्थिति खराब है। और इनको और सबसे बड़ी बात, एक पॉइंट और, जरा सा एक पॉइंट और है कि इनको ये लगता है कि जब तक ये अभी जो पावर में है, इनको ये लगता है कि जब तक इनका शेष बचा हुआ जीवन है वो पावर में रहते हुए गुजरना चाहिए। इनको ये नहीं पता कि देश की जनता ने तुम्हें तुम्हारी औकात बता दी, 240 में घसीट के लिया है, और ये देश की जनता तुमको 140 में और केवल 40 में भी समेट देगी। वो दिन दूर नहीं है, शुरुआत हो गई है संसद और संसद के बाहर, अब वक्त का इंतजार है। जी, बड़ी बात आपने कही। आपने कहा कि ईडी की एक साख होती थी, ईडी के नाम से लोग डरते थे। लखेड़ा साहब कह रहे हैं कि 15-20 साल तक उन्होंने ईडी की रिपोर्टिंग करी है। खान मार्केट दिल्ली का एक बहुत पॉश मार्केट, उसी के पीछे बिल्डिंग थी जहां पर ईडी का हेडक्वार्टर होता था। अब ये कह रहे हैं कि साहब आज की तारीख में ईडी जो है एक पुलिस का थाना, बीजेपी की ब्रांच बन के रह गया, और साख जो है मिट्टी में मिल गई है। शोले का डायलॉग था कि मिट्टी में मिलाई दिया। तो ये एक ईडी की बारे में बताया। अशोक अरोड़ा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, चंद्रचूड़ साहब के सीनियर हैं, कपिल सिब्बल और तमाम बड़े वकीलों का इन्होंने साथ काम किया है, और राम जेठमलानी जैसे वकील के जूनियर रहे। इनका ये कहना है कि चंद्रचूड़ साहब को या सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले सरकार में जो लोग हैं जिन पर आरोप हैं भ्रष्टाचार के, उनकी फाइलें भी मंगवानी चाहिए,
और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है सो मोटो कि अगर अजीत पवार, जिसके अगेंस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि 70,000 करोड़ रुपए का उन्होंने घपला किया, और उसके बाद उसी अजीत पवार को बीजेपी में शामिल किया गया और महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया, उसकी फाइल सबसे पहले खुलनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर। ये अशोक अरोड़ा साहब सीनियर एडवोकेट कह रहे हैं। लखेड़ा साहब आप आए, आपने रोशनी डाली और आपने ये भी कहा कि चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे बाकी पार्टियों के नेता जिनको जेल भेजा गया है, ज्यादातर मामले पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, सरकार गिराने और बनाने उनके लिए इस्तेमाल किए गए केसेस और ईडी जैसी एजेंसियों को। लखेड़ा साहब बहुत बहुत शुक्रिया बेबाक बातचीत के लिए। न्यूयॉर्क से आप अशोक अरोड़ा साहब जुड़े और 50 साल का आपका तजुर्बा है, आपको सुनना एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा। माय प्रिविलेज। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग दिस प्रोग्राम।